हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इन्फिनिटी क्लासेस में। और आपका आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग। लास्ट और फाइनल पार्ट है ये हमारा। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, इसको करिएगा। तो जिस वाद के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दोषपूर्ण पदच्युति के लिए वाद पत्र, यानी कि प्लेंट फॉर रॉन्गफुल डिसमिसल। इसमें दोनों पार्टियां और ये जो केस है समक्ष न्यायालय सिविल जज सीडी जौनपुर, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लिए आप लिखेंगे इसको। वाद संख्या, वाद का सन और वादी का नाम, उसकी उम्र और उसका पता। उसके बाद बनाम वर्सेस किसके है यहाँ पर वो आ जाएगा। देन जो कथन है, जो आपकी समस्याएं हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि 1 जुलाई 1998 को वादी और प्रतिवादी के बीच परस्पर करार हुआ था कि वादी प्रतिवादी की सेवा एक क्लर्क के रूप में करेगा। ठीक है। वादी जो प्रतिवादी है वादी को उस स्थिति में 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजित रखेगा, यानी कि उसी ड्यूटी पर रखेगा और उसकी सेवाओं के लिए 1700 रुपये हर महीने देगा। तो ये करार किया गया था। और दूसरी कंडीशन जो थी वो ये थी, यह कि 1 जुलाई सन 1998 को वादी प्रतिवादी की सेवा में नियोजित होकर कार्यभार ग्रहण किया। वादी ने जो है कार्यभार ग्रहण किया और तभी से बराबर कथित 5 वर्ष के शेष समय तक ऐसी सेवा करने के लिए तैयार और रजामंद रहा और अब भी है। इस बात की सूचना प्रतिवादी को सदैव रही है। थर्ड कंडीशन इसमें ये थी कि 1 अक्टूबर 1998 को प्रतिवादी ने वादी को दोषपूर्ण ढंग से पदच्युत कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया और शेष समय के लिए वादी की सेवाओं के लिए उसे भुगतान करने से मना कर दिया। भाई जब तक के लिए करार किया गया तब तक या तो रखो, नहीं रख रहे हो, बीच में से हटा रहे हो तो बाकी का पैसा दो। तो ये थी बात। अब अगली बात यह है कि कथित पद से हटाने पदच्युति के समय प्रतिवादी ने वादी को 5,100 रुपये धनराशि जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 1998 के वेतन के बकाये के रूप में दे दी। फिर यह कि उक्त जो अभी तक हुई है पदच्युति के परिणाम स्वरूप वादी को सेवा के करार के अवशेष समय अर्थात 57 माह के वेतन के रूप में 96,900 रुपये की हानि हुई। भाई बाकी का जो समय है, जो पैसा है, उसको कौन देगा? उसको भी तो वही देगा जब सिग्नेचर करा लिए। फिर बताया कि प्रस्तुत वाद के लिए वाद हेतु 1 अक्टूबर 1998 को उत्पन्न हुए, जबकि प्रतिवादी ने वादी को दोषपूर्ण ढंग से अलग किया, पद से हटाया। फिर यह कि प्रतिवादी जौनपुर में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवासी रुकता है, अतः न्यायालय प्रस्तुत वाद की सुनवाई करने का क्षेत्र अधिकार रखता है। अगली बात है यह कि क्षेत्राधिकार एवं कोर्ट फीस के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्यांकन 1,02,000 रुपये है, यानी कि इसमें कोर्ट फीस भी शामिल कर ली गई है, जिस पर समुचित न्यायालय शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो अनुतोष की मांग की जा रही है वो कौन सा अनुतोष है? इसलिए वादी कहता है कि 1,02,000 रुपये अर्थात 96,000 रुपये करार के शेष वेतन के रूप में और 2,100 रुपये जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के 1998 के वेतन के बकाये के रूप में दिलाए जाने के लिए डिक्री वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए। फिर बताया जाता है कि डिक्री के अंतर्गत देय धनराशि पर वाद संस्थित करने की तिथि उसकी वसूली तक ब्याज प्रतिवाद को दिलाया जाए और वाद का खर्चा वादी को दिलाया जाए। यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे वादी के। इस तरीके से वाद तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पर वादी के द्वारा सत्यापन, यानी कि जो जो बातें उसने कही हैं अपनी 1 से लेकर 5 तक की कंडीशंस के अंदर में, वो सारी कंडीशंस जो है उसकी नॉलेज में और सत्य है और वो विश्वास दिलाता है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं वादी के और एडवोकेट महोदय यानी कि अधिवक्ता महोदय के सामने वो इस चीज़ को कबूल करता है। जो यही वाद पत्र था, इस वाद का प्रतिवाद पत्र यानी कि जो डिफेंडेंट ने दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि इस वाद में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो मतलब प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार की गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं, या जो वादी ने कौन सी चीज़ें गलत बताई हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं।
चूंकि एक केस के सभी पहलुओं पर गौर किया जाता है और न्याय का जो प्रकृति है वो यह है कि अंतिम सांस तक सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो प्रतिवादी महोदय हैं उन्होंने अपनी सारी जो कंडीशंस हैं जो वादी है उसने जो बताई थी वो यहाँ पर प्रदान की है कि इसमें कौन सी सत्य है, कौन सी असत्य है और कौन सी वो मानता है और कौन सी वो नहीं मानता है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ अतिरिक्त अभिवचन थे वो यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वैसे, क्योंकि भविष्य में आप जरूरी नहीं कि वादी की तरफ से ही केस लड़े, प्रतिवादी की तरफ से भी केस लड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रतिवादी द्वारा जो सत्यापन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रतिवादी तो यही कहेगा कि उसकी जो याचिका है उसका खंडन करें। अब ये डिपेंड करता है माननीय न्यायालय के ऊपर कि वो क्या करता है, क्या करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब ये है हमारा अंतराभिवचनीय वाद के लिए वाद पत्र, यानी कि प्लेंट फॉर इंटरप्लीडर सूट। ये सिविल न्यायालय महोदय के समक्ष रखा गया है और वाद संख्या आ जाएगी, दोनों पार्टीज के नाम, उनका पता, उनकी आयु यहाँ पर आ जाएगी, ऐसी वर्सेस यानी कि बनाम के अंदर आ जाएगी। और जो इसके अंदर में कंडीशंस हैं वो आ जाती है। कंडीशंस क्या हैं वो ये हैं, इसमें प्रतिवादी 2 हैं, 4 भी हो सकते हैं जो रेस्पोंडेंट हैं जिनसे उत्तर लेना है। तो ये निर्भर करता है वाद की प्रकृति के ऊपर कि कौन कौन जिम्मेदार हैं। तो इन्होंने बताया कि 21 सितंबर 1999 को जय नामक एक व्यक्ति जो कि अब मर गया है ने वादी के यहाँ 5,000 रुपये के 2 राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि NSC तथा स्वर्णाभूषणों का एक ब्रीफ केस रखा और कहा कि इसे वह 2-3 वर्ष के बाद ले जाएगा। तब तक के लिए वादी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए जय ने सुपुर्द किया। फिर उन्होंने बताया कि जय ने 4 जुलाई 1999 को जय जो है 4 जुलाई 1999 को एक दुर्घटना में मर गया और कथित प्रतिवादी नंबर 1 अभिकथन करते हुए कि वह कथित मृतक जय का दत्तक पुत्र है, वादी से कथित राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि NSC और स्वर्णाभूषणों के ब्रीफकेस के लिए दावा करता है। फिर उन्होंने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 कथित जय का एकमात्र इकलौता पुत्र की हैसियत से उक्त संपत्ति का दावा करता है और प्रतिवादी नंबर 1 के दत्तक ग्रहण से अस्वीकार करता है कि वो नहीं मानता कि ये मेरा भाई है। अगली बात यहां पर बताई गई है यह कि वादी को प्रतिवादी के क्रमशः अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि जो दत्तक पुत्र है उसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। पॉइंट नंबर 6 के बारे में अपन बात करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिवादी का प्रभारों एवं खर्चों के अतिरिक्त उक्त संपत्ति में कोई दावा नहीं है और वादी उसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को सौंप देने के लिए इच्छुक और तैयार है जिसको न्यायालय निर्देश है। फिर पॉइंट नंबर 7 है यह कि वादी ने प्रतिवादियों में से किसी के भी साथ कोई दुर्भिसंधि नहीं कर रखी है। उसके बाद इस केस की जो अगली कड़ी थी वो ये थी कि प्रस्तुत वाद के लिए वादपत्र 4 जुलाई 1999 को जबकि कथित सुखदेव की मृत्यु हुई थी और पुनः 21 सितंबर 1999 को जबकि प्रतिवादियों ने कथित संपत्ति के बारे में अपना दावा किया या दावा उत्पन्न किया। पॉइंट नंबर 9 में इस केस में चलते हैं कि यह कि प्रतिवादीगण जौनपुर के इस न्यायालय के क्षेत्र में निवास करते हैं, अतः न्यायालय प्रस्तुत वाद की सुनवाई करने के लिए क्षेत्र अधिकार रखता है। पॉइंट नंबर 10 के बारे में अपन बात करेंगे। यह कि क्षेत्राधिकार एवं कोर्ट फीस के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्यांकन 5,000 रुपये है जिन पर समुचित न्यायालय शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये अनुतोष की मांग करते हैं कि इनको क्या अनुतोष चाहिए, क्या रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से। ठीक है, ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रतिवादियों को कथित संपत्ति के संबंध में वादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का व्यादेश द्वारा रोक दिया जाए और प्रतिवादियों से कथित संपत्ति के अपने दावों के संबंध में परस्पर अंतराभिवचन करने की अपेक्षा की जाए और इस बात की घोषणा की जाए कि प्रतिवादियों में से कौन व्यक्ति उक्त संपत्ति के लिए अधिकारी है। ठीक है,
पॉइंट नंबर नेक्स्ट में बताया कि वाद की सुनवाई के दौरान कथित संपत्ति को न्यायालय के में जमा करने की अनुज्ञा दी जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उसे स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 5 में यहां पर बताया गया कि उक्त वाद प्रकार से संपत्ति को सौंप दिया जाने के बाद वादी को कथित संपत्ति के दावेदारों यानी कि जो दोनों प्रतिवादी हैं के प्रति सब दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए। और उन्होंने अपने अनुतोष में ये भी कहा कि वाद का खर्च वादी को दिलाया जाए। यहाँ पर वादी के हस्ताक्षर हो जाते हैं और उसके बाद वादी द्वारा जैसे कि मैंने बताया हर एक पॉइंट में सत्यापन दिया जाता है कि मेरी जानकारी के अनुसार ये जो कंडीशंस हैं, जो पैरा हैं, ये सभी सत्य हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसके अंदर में आ जाती हैं। अब बात करेंगे हक की घोषणा के लिए वाद पत्र, ठीक है, यानी कि जो डिक्लेरेशन है टाइटल का उसके लिए प्लेंट है। तो वही समक्ष न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीज़न, वाद संख्या और सन और पार्टी का नाम और बनाम, किसके अगेंस्ट केस किया जा रहा है और जो कंडीशंस है केस की वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे कि बताया 15 दिसंबर 1994 को मोहल्ला शास्त्री नगर जौनपुर में स्थित एक पक्के मकान का स्वामी था और अब भी उसका स्वामी है और उक्त समय तक कथित मकान वादी के कब्जे में था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इसका विवरण दिया गया है कि मकान का नंबर ये है, इसके उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पूर्व में सड़क है नगर पालिका की, ठीक है। तो ये बताया गया इसके बारे में, मतलब मकान की पूरी लोकेशन, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बताया कि 15 दिसंबर सन 1994 को प्रतिवादी ने वादी के उक्त मकान में जबरदस्ती घुस गया और दोषपूर्ण ढंग से कब्जा कर लिया और तभी से उस पर वादी की इच्छा के विरुद्ध अपना कब्जा बनाए हुए हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 में बताया कि यह कि किराए के जो प्रयोजन है कि उसके लिए उक्त मकान का मूल्य 1500 रुपये प्रति माह था और इस वाद के लिए 15 दिसंबर 1994 का उत्पन्न हुआ जो वाद है, जब प्रतिवादी ने वादी को दोषपूर्ण ढंग से निकालकर कथित मकान पर कब्जा कर लिया। यह कि वाद ग्रस्त मकान मोहल्ला शास्त्री नगर जौनपुर के इस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार की सीमा के अंदर में स्थित है, इसलिए यहीं पे चलाया जाए। अगली बात पॉइंट नंबर 6 के अंदर में बताया कि यह कि क्षेत्र अधिकार एवं न्यायालय शुल्क के प्रयोजनों के लिए वाद पत्र का मूल्य है 2,18,500 रुपये मकान की अनुमानित मूल्य के कारण है। अब यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उनके द्वारा जो अनुतोष की मांग की गई है वो कहा गया है कि कथित मकानवादी के स्वामित्व के हक की घोषणा करके उस पर वादी को कब्जा दिलाए, मतलब कब्जा दिलाने के लिए वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध एक डिक्री पारित की जाए और कथित उक्त महीनों का 2,18,500 रुपये क्षतिपूर्ति एवं मध्यवर्ती लाभ के रूप में दिलाया जाए। और तीसरी बात में बताया है कि वाद की तारीख से कब्जे की तारीख तक भावी मध्यवर्ती लाभ ब्याज सहित वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया वाद का खर्चा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाए। यहाँ पर वादी के हस्ताक्षर आ जाता है और ये हमारा वाद दायर हो जाता है। फिर चलेगा वादी की तरफ से जो सत्यापन है वही चलेगा। इसमें वो बताएगा कि भाई ये जो नॉलेज है, जो जानकारी है, मेरे निजी ज्ञान में सत्य है या असत्य है, वो सारी चीज़ें दोस्तों इसके अंदर में आ जाती हैं। और मतलब सत्यापन है कि मेरी जानकारी के अनुसार ये सत्य है। और यहाँ पर ये जो अधिवक्ता महोदय हैं उनके समक्ष हस्ताक्षर किए जाएंगे और ये जो है प्लेंट दाखिल हो जाएगा। ये जो वाद पत्र अभी बनाया था, इसका जो प्रतिवाद पत्र है वो ये है। ये माननीय सिविल न्यायालय जज महोदय के समक्ष है और वाद संख्या यहाँ पर डाल दी जाएगी, सन डाल दिया जाएगा, दोनों पार्टीज़ का नाम, उम्र, पता, सारी चीज़ें बनाम में करके। और जो कथन है उनके मेन चीज़ें कथन पर ध्यान देना। अगर आपने कथन ही सही तरीके से लिख दिए तो ये मान लीजिए कि आधा केस तो आप कथन पर ही जीत जाते हैं। यह कि प्रतिवादी वाद पत्र के पैराग्राफ 1 के अभिकथन को अस्वीकार करता है कि वादी वादग्रस्त का मकान का स्वामी है और उस पर उसका कब्जा कथित तारीख या वाद दायर करने के 12 वर्ष के पूर्व की अवधि में कभी भी थी। कहने का मतलब जो जो कंडीशंस हमने वाद पत्र में कही गई थी और उन सारी चीज़ों को, उन सारे पॉइंट्स में कौन से स्वीकार किए जाते हैं, कौन से अस्वीकार किए जाते हैं, इसके अंदर में आ जाते हैं। तो जैसा कि अब जो आप देख सकते हैं इसमें पैरा नंबर 3 है, उसको
स्वीकार किया गया है। पैरा नंबर 4 है मतलब इसमें कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ। और पॉइंट नंबर 5 है तो ये स्वीकार किया गया है। पॉइंट नंबर 6 है जो वाद का जो मतलब शुल्क के भुगतान से संबंधित है, इसकी आवश्यकता थी ही नहीं। और इसके अलावा जो अतिरिक्त अभिवचन है यानी कि जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि यह कि उक्त मकान का प्रतिवादी पर कब्जा वाद दायर करने के 12 वर्ष पूर्व सदैव रहा है और अभी भी है। वो तो मानता है भाई इस बात को। और फिर कहते हैं कि यह कि वाद भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 के प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 64 द्वारा वर्जित है। फिर अगले पॉइंट में बताया कि वाद खर्च सहित खारिज कर दिए जाने योग्य है, अतः वाद खारिज किया जाए ताकि न्याय हो सके। जरूरी नहीं कि सभी वाद सत्य हो। दोस्तों, इन्फिनिटी क्लासेस का एकमात्र उद्देश्य आपकी सहायता करना है और ये हमारा अंतिम पार्ट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और स्नेह दें, इसमें शेयर करें ना, और कमेंट ज़रूर करें भाई, अच्छी लगी या ख़राब लगी जैसा भी है भाई। और उसके बाद प्रतिवादी द्वारा सत्यापन दिया जाता है यहाँ पे जो कंडीशंस हैं कि जो उन्होंने अभी तक इस पॉइंट के अंदर में बताया है वहाँ पर सत्यापन प्रदान करते हैं कि ये मेरे निजी ज्ञान में सत्य है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोर्ट को धोखा वगैरह नहीं दे रहा हूँ। ये प्रतिवादी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और समक्ष जो अधिवक्ता महोदय हैं उनके। तो अब मैं अंकित शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। इसी के साथ अब मिलेंगे हम अपने सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ। एक पीरियड आपको मतलब एक लेक्चर पर डे मिल जाएगा और आशा करता हूँ कि आप हर दिन अपना जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ APO, PCS, जे ये सब इनमें आता है भाई। अगर ये वाला जो ड्राफ्टिंग है ना, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अहम मुद्दा है। हालांकि इसके अलावा मैंने मूट कोर्ट भी तैयार किया है। मूट कोर्ट केवल आपको ये बताएगी कि मतलब कोर्ट में कैसे तैयार मतलब खड़ा हुआ जाता है, कैसे बहस की जाती है, या आपके एडवोकेट की क्वालिटी वगैरह, वो सारी चीज़ें उसके अंदर में है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है ना, ये आपको केस की रूपरेखा तैयार करना सिखाता है। इसको बहुत अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, तो अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।